हेलो एवरीवन, वेलकम बैक खम्मा घनी। सो आज हम बात करेंगे एलसी किंग का थ्योरी ऑफ हिल स्लोप डेवलपमेंट का। नाउ इसके थ्योरी को हम पैरेलल रिट्रीट भी बोलते हैं, हम माइग्रेटिंग रिट्रीट भी बोलते हैं। कुछ इसके डिफरेंट नेम्स हैं जिन सिमिलर नेम से यूपीएससी के अंदर एक क्वेश्चन आ सकता है, सो कंफ्यूज नहीं होना है। बट द पॉइंट इज कि एलसी किंग ने क्या थ्योरी दिया था हिल स्लोप डेवलपमेंट के लिए, पैरेलल रिट्रीट के लिए। क्या हुआ ना कि जब डेविस एंड पेंग का थ्योरी आया तो उसके बाद में इसी लाइन पे, साइकिल ऑफ इरोजन के लाइन पे ही एलसी किंग ने अपना थ्योरी दिया था। नाउ द पॉइंट इज कि एलसी किंग जो है वो साउथ अफ्रीकन थे, तो वहाँ पे क्या है, एरिड क्लाइमेट है। तो इन्होंने बोला कि जो डेविस ने थ्योरी दिया है वो तो बड़ा फ्लूवियल डेवलपमेंट पे है, इधर तो इतना पानी है नहीं, इधर एरिड क्लाइमेट है। तो एरिड क्लाइमेट के हिसाब से इन्होंने बोला कि यहाँ पे एक डिफरेंट थ्योरी होगा। हालांकि जो बातें इन्होंने बोली वो बहुत कुछ डेविस ने जो बताया था उसी से मैच करता है। ऑल्सो अगर आपने अभी तक एक बार डेविस एंड पेंग वाला नहीं देखा है, एंड इफ दिस इज़ अ टॉपिक ऑफ कन्फ्यूजन फॉर यू, प्लीज़ एक बार जाके उसको देख लो एंड देन कम बैक टू एलसी किंग। हालांकि एलसी किंग यूपीएससी का फेवरेट चाइल्ड नहीं है, लेकिन फिर भी कभी कभी गुगली फेंक देता है, ठीक है, तो हमको गुगली के लिए भी रेडी रहना है। तो ये हमारा एलसी किंग का आज हम थ्योरी पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, इजी वीजी है, कुछ भी नहीं है। एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट है पैरेलल रिट्रीट का। अगर स्लोप डेवलपमेंट आपको अच्छे से आता है तो उसमें दिक्कत नहीं होगी, बट आई एक्सप्लेन इट हियर ऑल्सो कि क्या होता है और क्या। अच्छा, साथ में मैं आपको ये भी बता दूं कि ओनली आईएएस पे 25 अक्टूबर से हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक नया कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। इस कोर्स में हम काफ़ी सारे पॉइंट्स कवर करेंगे। एक तो 360 डिग्री एनालिसिस ऑफ ज्योग्राफी होगा इन अ वेरी वेरी फन एंड लर्निंग वे। क्योंकि देखो ज्योग्राफी में क्या है ना कि 2-3 प्रॉब्लम्स हमेशा आती है कि एक तो फिजिकल ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट्स कभी कभी बड़े कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, थ्योरी समझ में नहीं आती है, पर्टिकुलरली जो जियोमॉर्फोलॉजी के पोर्शंस हैं वो समझ में नहीं आते हैं। सो जियोग्राफी का एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि अगर हम इसे अपनी डे टू डे लाइफ से कनेक्ट करके देखें तो बहुत सिंपली समझ में आ जाता है। सो हम इसमें रियल लाइफ एग्जांपल्स लेके देखेंगे, प्लस इसमें हम एनसीईआरटीज़ भी इंटीग्रेट कर रहे हैं। मैप्स, डायग्राम, केस स्टडीज़, फैक्चुअल डेटा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रिपोर्ट्स वगैरह भी इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ज्योग्राफी में। जब हम एक बहुत ही ज्योग्राफिकल आंसर लिखते हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी के अंदर भी जो हमारी मॉडल्स एंड थ्योरीज़ हैं उनमें, एंड जो पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है, पर्टिकुलर दैट फर्स्ट चैप्टर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, दीज आर कंसिडर्ड एज लिटिल कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर्स, बट उनको हम काफ़ी ल्यूसिड लैंग्वेज के अंदर एकदम सिंपल लाइक अ स्टोरी टेलिंग अगर हम उसको कवर अप करते हैं तो दैट इज़ वेरी वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल्सो। इसके साथ में काफ़ी फ्रीक्वेंटली हम इसमें डाउट क्लियरिंग सेशंस भी लेंगे। आप अपने जितने भी डाउट्स हैं वो हमें एक डिस्कशन बॉक्स में हमारा वेबसाइट पे या फिर हमारे ऑफिशियल ईमेल आईडी पे आप कहीं पे भी ड्रॉप कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज हियर एज अ फ्रेंड मोर देन अ मेंटोर फॉर यू। सो अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। सो अभी जो हम कर रहे हैं ये एक सीरीज़ है जो हम यूट्यूब पे अपलोड कर रहे हैं पूरा। हम डिवीजन मॉडल ऑलरेडी कर चुके हैं, ये पेंग का मॉडल है। इसके आगे वाला एक और लेक्चर हम अपलोड करेंगे जिसमें हम एलसी किंग के साइकिल ऑफ इरोजन के मॉडल के बारे में बात करेंगे, ऐसे होता है। सो एलसी किंग का पूरा नाम क्या था? लेस्टर चार्ल्स बोलते थे इनको। लेस्टर चार्ल्स जो हैं ये साउथ अफ्रीका से थे, तो उनकी जितनी भी स्टडी है वो वहीं का एरिड, सेमी एरिड जो सवाना रीजन है उसी पे बेस्ड थ्योरीज हैं। तो इन्होंने एक साइक्लिक मॉडल बनाया था और उनके साइक्लिक मॉडल को डिफरेंट नाम से बुलाते हैं। लैंडस्केप साइकिल हो गया, इपीजिन साइकिल हो गया, पेडीप्लेनिशन साइकिल हो गया, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जैसे डेविस का पेनिप्लेन बनता है वैसे मेरा एक पेडीप्लेनिशन बनेगा, ठीक है। जैसे कि पेंक ने बोला था कि मेरा एंड्रफ बनता है, तो उसी तरीके से उन्होंने बोला कि मेरा एक पेडीप्लेनिशन बनेगा, ठीक है। तो डिफरेंट नॉमिनिक्लेचर वाज गिवन। ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप एक डिफरेंट रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हो, आप डिफरेंट थ्योरी लेके आ रहे हो, तो ये साइंटिस्ट कभी भी सेम नेम नहीं लेते हैं तो दे विल हैव टू गिव द क्रेडिट ऑल्सो ना। तो जनरली इसीलिए नाम थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बट उसके पीछे का मीनिंग मोस्टली सेम रहता है, और इसे हिल स्लोप साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। तो उन्होंने डेविस को इसीलिए क्रिटिसाइज़ करा था, लेकिन मतलब उनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म डेविस के लिए था, और उनकी थ्योरी की, एलसी किंग की थ्योरी की सबसे ज़्यादा सिमिलरिटीज़ भी है ना, वो भी डेविस के साथ ही है। डेविस को उन्होंने इसीलिए क्रिटिसाइज़ करा था कि आपने पूरा फ्लूवियल साइकिल पे बना दिया, यू इमेजिन कि एवरीवेयर देयर इज अ वाटर, यहाँ पे वाटर नहीं है। बट इवेंचुअली जब अभी हम देखेंगे ना, देन यू विल सी कि हाँ, दिस साइकिल इज़ वेरी मच
मतलब डिफरेंट, उन्होंने एक थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आए हैं, बट जिस तरीके से स्टेजेस में गए हैं इट इज़ वेरी मच लाइक टू व्हाट डेविस हैज सेड। ठीक है, तो ये एलसी किंग का साइकिल ऑफ इरोजन का थ्योरी है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात जो अपलिफ्टमेंट की थी ना, इसमें तो बिल्कुल इन्होंने डेविस को कॉपी करा कि एक सडन अपलिफ्टमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बोला कि अच्छा इस तरीके से पहले वैली डीपनिंग होगी, फिर लेटरल इरोजन स्टार्ट होगा और उसके बाद में पूरा एक पेडीप्लेन बन जाएगा, फिर सारे पेडीप्लेन्स आपस में मिल जाएंगे और एक पेडीप्लेनेशन बन जाएगा। स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाएगा, जस्ट नोट डाउन दिस डायग्राम। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा। तो क्या हुआ था, देखो पहले थोड़ा सा ना बैकग्राउंड हिस्ट्री समझो, अंडरस्टैंड कि व्हाट द किंग वाज ट्राइंग टू से। किंग ने ना बहुत एक्सटेंसिव स्टडीज़ करी थी पूरे सवाना, जो सेमी एरिड पार्ट ऑफ अफ्रीका है, जो एरिड पार्ट ऑफ अफ्रीका है, वहाँ पे उन्होंने बहुत एक्सटेंसिव स्टडी करी थी। तो उनको कुछ फीचर थे जो बहुत सिमिलर से मिले थे। जैसे उनको आइसोलेटेड हिल्स मिली थी। आइसोलेटेड हिल्स वो होती है जब पूरा माउंटेन एकदम कट के छोटी सी हिल्स है ना, इस तरीके से पूरे प्लेन एरिया के अंदर आपको एक छोटी छोटी हिल्स मिलेगी। इन हिल्स को इन्होंने इंसेलबर्ग्स बोला था। और साथ में इनको रॉक बोल्डर्स, जिसको आप ऐसे समझो कि जैसे लैंडस्लाइड होता है, सडनली काफ़ी सारे रॉक बोल्डर्स एक साथ में गिर जाते हैं, तो इस तरीके से उनको एक पाइल ऑफ, एक जमा हुआ एक बहुत बड़ा माउंड ऑफ रॉक बोल्डर मिला था, जिसको इन्होंने कैसल कॉपीज बोला था। ये जो कैसल कॉपीज और इंसेलबर्ग है, ये इनकी थ्योरी के इंपॉर्टेंट पार्ट्स बनाते हैं, स्टेजेस के अंदर आते हैं, अभी आएंगे देखना। तो 1948 के अंदर किंग ने जब पूरा अपना बोला कि मैं डेविस और पेंग को मानता ही नहीं हूँ, मैं अपना नया थ्योरी दूंगा और मेरा थ्योरी होगा साइक्लिक मॉडल ऑफ पेडिप्लेनेशन, जिसको उन्होंने पेडिप्लेनेशन साइकिल भी बोला। नाउ गाइस, this simple question can be asked, explain pediplanation cycle, what do you understand by the cyclic model of pediplanation, how different it is from Penck, how different it is from Davis। इसी तरह का एक सिंपल क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना है, जैसे ही पेडिप्लेनेशन का नाम आया हमारा दिमाग सीधा जाएगा कहाँ पे, एलसी किंग के पास में। ठीक है, कि हाँ ये एलसी किंग का थ्योरी है। ओके, तो ये हालांकि किंग ने बहुत कोशिश करी कि मैं डेविस के जैसा नहीं बनाऊंगा, पर उनका अजम्पशंस उनके जो पेंकियन मॉडल के थे, और मतलब उनको लगा कि मैं पेंक के पास ज़्यादा अपने अजम्पशंस लेके जाता हूँ, बट इवेंचुअली जो फाइनल पेडिप्लेनेशन का मॉडल बन के आया, इट इज़ मच नियरर टू द डेविशियन मॉडल दैन दी पेंकियन मॉडल। तो किंग डेविस के काफ़ी क्लोज है। तो उन्होंने जब स्टडी करी ना, तो उन्होंने पूरे अफ्रीकन लैंडस्केप को 3 पार्ट में डिवाइड करा था। देखो ये 3 पार्ट ना बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन करूँगी जब हम स्टेजेस में डालेंगे, इसको मैं रिपीटेशन में बताऊँगी क्योंकि ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। तो पहला तो अच्छा, एक तो देखो कॉन्केव और कॉन्वेक्स क्या होता है। ये इस तरीके से जो उठी हुई शेप होती है इसको हम बोलते हैं कॉन्वेक्स, और जो बिल्कुल डिप में होती है, जो बॉटम ऑफ द वैली में होती है, इसको हम बोलते हैं कॉन्केव। ओके, अब सबसे पहले, अब पेडिमेंट का मतलब भी हमको पता है। पेडिमेंट का मतलब क्या हुआ कि पूरा पहाड़ कट के जो नीचे प्लेन एरिया बन गया है, ठीक है, कि हम बेस लेवल के पास में आ गए, उसको हम पेडिमेंट बोलते हैं। अब ये बोल रहा है कि रॉक पेडिमेंट जो है वो रिवर वैलीज के आसपास बनता है और ये कॉन्केव शेप के अंदर होता है। इसका 1.5 to 7 डिग्री, विच इज़ नॉट हाई, बहुत हाई स्लोप स्टीप स्लोप नहीं है ये, और ये इट कट इनटू सॉलिड रॉक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पहाड़ है, पहाड़ भी नहीं बोलूँगी मैं, स्लोप रिट्रीट के अंदर हम हाई स्लोप की बात करते हैं, इस तरीके से एक स्लोप है, इसमें ये वाला जो पोर्शन है ये इस तरीके से कॉन्केव शेप में 1.5 to 7 डिग्री के आसपास बना हुआ है यहाँ पे रिवर वैली के पास में। ओके, उसके बाद उन्होंने बोला कि जो स्कार्प है वो स्टीप स्लोप होता है, उसका 15 to 30 डिग्री का स्टीप स्लोप होता है यहाँ पे। ये दीज आर बाउंडेड बाय द अपलैंड, और इनमें वेरिंग लाइक 15 to 30 डिग्री का एंगल भी इसके अंदर हो सकता है। और ये जो मेरा स्टीप स्लोप या जो मेरा स्कार्प है, यही मेरी पैरेलल रिट्रीट, अभी पैरेलल रिट्रीट को मैं समझाऊंगी, जस्ट वेट हियर। पैरेलल रिट्रीट को ये एक्सपीरियंस करता है और इसमें वेदरिंग एंड रेन वॉश की वजह से ये कंटिन्यूसली पीछे की तरफ, रिट्रीट का मतलब क्या होता है कि वापस आना, रिट्रीटिंग होना, है ना। जैसे हमारी रिपब्लिक की जो परेड होती है वो भी रिट्रीट होती है, रिट्रीटिंग परेड हम बोलते हैं कि मतलब वापस आ रही है। वापस आने का मतलब क्या हुआ कि कटिंग डाउन हो रहा है। जियोग्राफी के अंदर रिट्रीटिंग का मतलब हो जाएगा कि कटिंग डाउन, इट इज़ कमिंग बैक, मतलब पहले स्लोप यहाँ था, अब स्लोप यहाँ पे आ रहा है, अब स्लोप यहाँ पे आ रहा है, उसको हम रिट्रीट बोलते हैं। अभी अच्छे से एक्सप्लेनेशन होगा इसका, वेट। थर्ड एलिमेंट इन्होंने बताया था इंसेलबर्ग्स, या फिर इनको बोन हार्ट्स बोला था। बोन हार्ट्स क्या होते हैं कि जो रेजिड्यूल हिल्स बच जाती हैं, कि अच्छा ये छोटी छोटी हिल्स बच गई हैं जो कटी नहीं है, जिनका हाई रेजिस्टेंस था, जो कम्प्लीटली इरोड नहीं हुई है, डिफरेंट शेप एंड साइज में हो सकती है। तीसरा इन्होंने ये एलिमेंट दिया था। तो इन्होंने इनके 3 मेजर एलिमेंट थे। एक तो इन्होंने बताया कि मेरा कॉन्केव शेप में
रॉक पेडिमेंट होगा, उसके बाद में मेरा स्टीप स्कार्प होगा, और एक उन्होंने बताया कि बीच बीच में इंसेलबर्ग्स मिलेंगे या फिर बोन हार्ट्स मिलेंगे। ये 3 चीज़ें उन्होंने बताई थी। इंसेलबर्ग जो बताए थे ना इन्होंने बताया कि ये मेजरली डिपेंड करता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इरोजन कितना है, कितना मतलब अगर कम इरोजन है तो जाहिर सी बात है कि ये कम इरोड होगा, विच मीन्स ज़्यादा बचेगा, विच मीन्स ये ज़्यादा बड़ा होगा। इसका मतलब है कि ये लार्ज साइज, जिसको हम मेसाज बोलते हैं, मेसाज एंड बूटेज एक फीचर होता है, और जो छोटे वाले होते हैं इनको हम बोलते हैं बूटेज हैं ये, ठीक है। तो ये इंसेलबर्ग कंप्लीटली डिपेंड करता है कि वहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा है, इरोजन कैसा है। तो ये जो ये स्टेटमेंट है ना, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट फॉर द किंग्स मॉडल। पढ़ के सुनाते हैं इसको एक बार, देखो। देयर इज अ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म इन वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड देयर इज इनसिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेटिक चेंजेस इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूवियल ओरिजिनेटेड लैंडफॉर्म। तोड़ के देखो, देयर इज अ यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म इन वेरिंग क्लाइमेटिक इन वेरिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस। किसी भी एनवायरमेंटल कंडीशन वेरी कर सकती है, वो एरिड से सेमी एरिड से हमारी ह्यूमिड में आ सकती है, लेकिन वहाँ पे यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडफॉर्म होगा। एंड देयर इज इनसिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का वहाँ पे इनसिग्निफिकेंट मतलब इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उसके इरोजन पे इन द डेवलपमेंट ऑफ फ्लूवियल ओरिजिनेटेड लैंडफॉर्म्स। जो इस तरीके से पानी से ओरिजिनेटेड लैंडफॉर्म्स होते हैं उनमें क्लाइमेट का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और बाकी डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस के अंदर भी सेम ही तरीके यूनिफॉर्म तरीके लैंडफॉर्म्स डेवलप होंगे। ये चीज़ उन्होंने बोली थी। तो इनके हिसाब से जो मेजर लैंडफॉर्म्स होते हैं जितने भी कॉन्टिनेंट्स के अंदर, वो सब एक रिदमिक ग्लोबल टेक्टोनिक इवेंट से बने हुए होते हैं। और उन्होंने बोला था कि इस वजह से ये अभी क्या हो रहा है, जब आप टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट हो गया तो अब क्या होगा, वर्टिकल डाउन कटिंग स्टार्ट होगा उसका, विच मीन्स कि धीरे धीरे इरोजन स्टार्ट होगा। तो उन्होंने बोला कि उसके बाद में कंटिन्यूस माइग्रेशन या रिट्रीट ऑफ हिल स्लोप। माइग्रेशन या रिट्रीट का मतलब क्या हुआ कि ये मेरा हिल स्लोप है, इसका कंटिन्यूसली रिट्रीट मतलब इट इज़ कटिंग डाउन, रिट्रीटिंग हो रही है इसका। माइग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि पहाड़ एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया है। इसमें माइग्रेशन या रिट्रीट का मतलब है कि इट इज़ कटिंग डाउन, इट इज़ गेटिंग थिनर एंड थिनर। तो ये जो रिट्रीट है इट इज़ ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल रिट्रीट होता है। किंग ने अपना आइडियल हिल स्लोप बताया था, उसमें बताया था कि 4 एलिमेंट होते हैं, एक समिट होती है, एक स्कार्प होता है, एक डेब्री स्लोप होता है और एक पेडिमेंट होता है। और ये जो इन्होंने बताया था कि इस तरह का हिल स्लोप हर जगह पे, हर एक रीजन में, हर एक क्लाइमेट में मिलेगा, और उसमें इतनी सफिशिएंट रिलीफ रहेगी कि जो फ्लूवियल प्रोसेस है वो एज एन डोमिनेंट एजेंट ऑफ डेंडुएशन रहेगा। समझ आ रहा है कुछ? ओके, जस्ट वेट। इन्होंने ये बताया था, क्या क्या चीज़ें बताई है, समिट, स्कार्प, डेब्री स्लोप एंड पेडिमेंट। सबसे पहले इन्होंने बताया था समिट होता है जो मेरा सबसे ऊपर का टॉप होता है, माउंटेन टॉप, जहाँ पे मेरा माउंटेन टॉप है, ये इन्होंने बोला था कि ये मेरी समिट है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला था, स्कार्प क्या होता है मेरा, ये वाला जो फेस होता है, दिस इज़ माई स्कार्प, ये मेरा स्कार्प फेस है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बोला था कि अब मेरा पेडिमेंट है, सो देयर वी हैव द पेडिमेंट, ठीक है। एंड देन उसके बाद में उन्होंने क्या बोला था कि मेरा डेब्री स्लोप एंड पेडिमेंट है। तो डेब्री स्लोप में क्या होता है कि यहाँ से जो भी डाउन वेस्टिंग हो रही है, चाहे वो लैंडस्लाइड की वजह से हो, चाहे वो सॉइल क्रीप की वजह से हो, इनकी वजह से जो डेब्री मूवमेंट हो रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में, वो एक जगह पे आके जमेगा, इरोजन तो होगा ना, तभी तो रिट्रीटिंग होगी, तभी तो इरोजन होगा। वो जो कटिंग मटेरियल है, वो जो इरोडेड मटेरियल है, वो एक जगह पे आके इकट्ठा होगा, वो यहाँ पे डेब्री स्लोप बनाएगा, और नीचे मेरा पेडिमेंट बनेगा, विच वुड बी माई लाइक अ प्लेन एरिया, कि अच्छा हाँ यहाँ पे कंप्लीट इरोजन हो गया है। तो इस तरीके से इन्होंने बताया था। तो इन्होंने क्या बोला था कि मेरा जो डेब्री है वो मेरा कॉनकेव शेप के कॉनकेव के अंदर होगा, ठीक है। और जो मेरा डेंडुएशनल स्लोप है, जो मेरा स्कार्प है, वो मेरा जनरली कॉन्वेक्स इसके अंदर होता है, कॉन्वेक्स शेप के अंदर होता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जनरली जो समिट है इसके अंदर तो खैर हमारी हेडवर्ड इरोजन भी होता है, उसके बारे में हम बाद में कभी देखेंगे। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, आप देख रहे हो यहाँ पे एक स्टीप स्लोप दिख रहा है, ये जो क्लिफ या फ्री फेस है, यहाँ पे एक बहुत स्टीप स्लोप है, यहाँ पे एक्टिव वेदरिंग होती है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी मटेरियल है, एक तो ये बहुत स्टीप है, विच मीन्स कि ग्रेविटीज़ को ज़्यादा होल्ड नहीं कर पाएगी, और दूसरा फ्लूवियल डेंडुएशनल एजेंट जो होते हैं उनके इन्फ्लुएंस के अंदर ये कंटिन्यूसली मटेरियल को इरोड करेगा, मटेरियल को यहाँ से रिमूव करेगा, विच मीन्स ट्रांसपोर्ट करेगा, और ये मटेरियल कहाँ जाएगा, सीधा डाउन स्लोप पे जाएगा।
फिर वो यहाँ पे क्या करेगा, जो भी वेदर डेब्रीज हैं वो यहाँ पे लैंडस्लाइड की वजह से, हमारे डाउन स्लोप की वजह से यहाँ पे सारी इकट्ठी हो जाएंगे, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोला, डेब्री स्लोप बोला, ओके। और यहाँ पे ये मेरा बिल्कुल, ये जो मेरा वेनिंग से याद आ रहा है, पेंक ने क्या बोला था, वैक्सिंग एंड वेनिंग दो था। वैक्सिंग क्या था, मतलब इंक्रीज होता हुआ, अपलिफ्ट होता हुआ। वेनिंग का मतलब क्या था कि कटिंग डाउन होता हुआ। तो यहाँ पे क्या है, वेनिंग, कटिंग डाउन होता हुआ, कम होता हुआ। ये कॉन्केव स्लोप होगा, ये यहाँ पे अक्यूमुलेशन स्लोप है हमारा। तो ये इस तरीके से इन्होंने पूरा मॉडल दिया था। स्लोप के एलिमेंट, ये स्लोप डेवलपमेंट के अंदर, इफ़ यू नीड कि दिस इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स टॉपिक, आई मस्ट एक्सप्लेन यू इन द यूट्यूब ऑल्सो, वी कैन डेफिनेटली डू इट। अदरवाइज जियोग्राफी ऑप्शनल के अंदर हम स्लोप डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन ज्योग्राफी, पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक, सो वी वुड डू दैट ऑल्सो, राइट। सो मतलब जियोग्राफी में क्या होता है कि आपको कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, जो सबको समझ में आ जाते हैं, लेकिन उन टॉपिक्स से आपका स्कोर 250 270 प्लस नहीं जाता है। इट्स लाइक जो कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स हैं, जिनमें कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, उनको किस तरीके से टैकल करना है, उनको किस तरीके से यू हैव टू, देखो आप कोई भी चीज़, अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको डेविस अच्छे से समझ आ गया है और डेविस में से आप, मतलब यू आर वेरी गुड इन अंडरस्टैंडिंग कि डेविस ने क्या बोला, डेविस की स्टेजेस क्या है। अब मैं अगर क्वेश्चन को घुमा फिरा के कैसे भी पूछूं, बट यू नो कि व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द डेविस, देन एनी हाउ वट एवर नॉलेज यू हैव गेन्ड यू कैन ब्रिंग इट इन योर पेपर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी पढ़ा है उसको पूरा अपने पेपर में डालें, और वो तभी होता है जब आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं, ठीक है। ज्योग्राफी में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। सो जो हम ज्योग्राफी ऑप्शनल का कोर्स कर रहे हैं उसके अंदर वी आर मेकिंग श्योर कि यूजिंग द एनिमेशंस, यूजिंग अ लॉट ऑफ डायग्राम्स, यूजिंग द रियल टाइम एग्जांपल्स, मतलब हम डे टू डे लाइफ में ज्योग्राफी को देखते हैं। आप कहीं पहाड़ पे जाते हो, आप कहीं रिवर के पास जाते हो, यू सी दिस फीचर्स, इरोजनल फीचर्स आपको दिखाई देते हैं, डिपोजिशनल फीचर्स आपको दिखाई देते हैं, सो यू कैन रिलेट इट विद इट, और तब आपको अंडरस्टैंडिंग जो सब्जेक्ट की है वो बहुत बहुत अच्छी हो जाती है, राइट। सो स्लोप एलिमेंट 4 है हमारे, क्रस्ट विच इज़ कॉन्वेक्स, दिस इज अवर कॉन्वेक्स शेप, एंड क्लिफ एंड टॉल्स विच इज़ लाइक जहाँ पे डेब्री स्लोप होता है, जहाँ पे डेब्री का अक्यूमुलेशन होता है, जिसको एलसी किंग ने क्या बोला था कि ये डेब्री स्लोप है मेरा, और मेरा पेडिमेंट हो गया है, जहाँ पे ये कॉन्केव स्लेप का होता है, जहाँ पे डिपोजिशंस सारे मटेरियल के होते हैं, ठीक है। ये हो गया। नाउ अब ये इस तरीके से देखो दिखाई देता है, सी दिस इज़ माई पेडिमेंट, ठीक है। ये मेरा डेब्री स्लोप है, दिस इज़ माई, यहाँ पे आपको दिखेगा स्टीप, दिस इज़ माई स्कार्प एंड दिस इज़ माई समिट। तो इस तरीके से होता है। अब ये क्या होगा कि ये पीछे इस तरीके से कटिंग होती जाएगी इसकी, तो ये क्या होगा मेरा, इस तरीके से दिस पॉइंट ए विल कीप शिफ्टिंग टू पॉइंट बी। तो ये क्या हो रहा है, पैरेलल रिट्रीट हो रहा है, इसका कंटिन्यूसली इरोजन हो रहा है। जब ये ए टू बी चला जाएगा तो क्या होगा, ये पेडिप्लेन जो है मेरा ये भी बी तक आ जाएगा, विच मीन्स पेडिप्लेन मेरा कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। तो यही होता है हमारा पैरेलल रिट्रीट का। अभी देखो इसको मैंने आगे भी अच्छे से एक्सप्लेन करा है। बेसिक पोस्टुलेट इन्होंने क्या बताई थी कि एक तो जो अपलिफ्टमेंट है वो सडन प्रोसेस है। डेविस ने क्या बोला था, डेविस ने भी तो यही बोला था कि एक बार सडनली अपलिफ्टमेंट होगा, बंद हो जाएगा, फिर इरोजन स्टार्ट होगा। बाद में उन्होंने करेक्ट करा था। तो ये सेम चीज़ इन्होंने डेविस की तरह बोली कि सडन अपलिफ्टमेंट ऑफ माउंटेन है। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा एक बार अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गया, अब फिर मेरा इरोजन प्रोसेस स्टार्ट हो गया। एग्जैक्टली व्हाट डेविस हैज सेड, सेम थिंग, ओके। थर्ड इन्होंने बोला कि जो किसी भी क्लाइमेट में चले जाओ इक्विलिब्रियम रहेंगे, लैंडफॉर्म्स जो है वो इक्विलिब्रियम विद क्लाइमेट में रहते हैं और उनकी साइक्लिसिटी इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होती है। हमने कहा ठीक है। चौथी चीज़ उन्होंने बोली कि पैरेलल रिट्रीट होगा, कि जो स्लोप ऑफ माउंटेन है वो कॉन्स्टेंटली रिट्रीट मतलब पीछे की तरफ माइग्रेशन होता जाएगा, मतलब कटिंग डाउन होता जाएगा, अपेरेंटली शिफ्ट होता जाएगा, जिसको हमने पैरेलल रिट्रीट नाम दिया था। माउंटेन स्लोप को उन्होंने 4 हिस्सों में बांटा, हमने देख ही लिया। लैंडस्केप डेवलपमेंट को उन्होंने बोला कि 3 स्टेजेस होंगी उसकी, ऑर्गेनिक लाइफ की तरह, यूथ, मैच्योर एंड ओल्ड। डेविस ने क्या बोला था, यही तो डेविस ने बोला था कि 3 स्टेजेस होती हैं, राइट। तो पैरेलल रिट्रीट क्या होता है, देखो पैरेलल रिट्रीट क्या होता है कि ये चीज़ मैं आपको समझा चुकी हूँ। ये 1 to 2 to 3 to 4 यहाँ पे आएगा, ये कंटिन्यूसली इसका जो फ्री फेस, मतलब इसमें देखो ये इस तरह का पैरेलल रिट्रीट एक इस तरह का आप मानो कि
इवोल्यूशन होता है जिसके अंदर इसके कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्कैविटी जो है वो चेंज नहीं होती है, लेंथ ऑफ पेडिमेंट ग्रेटर होती जाएगी, लेकिन जो स्लोप है वो देखो क्या स्लोप चेंज हो रहा है, इसका नहीं हो रहा है ना। अब देखो 1 to 2 to 3 to 4 के अंदर स्लोप चेंज नहीं हो रहा है, विच मीन्स इस तरीके से स्लोप का रिट्रीट हो रहा है कि वो अपना सेम अमाउंट और सेम एंगल मेंटेन करके रख रही है, ठीक है। कॉन्वेक्सिटी हो गया, यहाँ पे ये जो मेरा स्लोप वाला ये समिट वाला एरिया है दिस एंड द फ्री फेस स्कार्प हो गया, मेरा डेब्री स्लोप हो गया, ये सब अपनी सेम लेंथ रखते हैं। हो क्या रहा है कि ये पीछे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, पीछे की तरफ कटिंग डाउन हो रहा है। तो इस पैरेलल रिट्रीट से ये जो एक बड़ा मुँह से था, ये क्या हुआ है, सॉरी ये क्या हुआ है, ये कटिंग डाउन होना स्टार्ट हो गया, इधर से भी कटा, इधर से भी कटा, इधर से भी कटा, इधर से भी कटा। तो ये क्या हुआ, दोनों तरफ से पैरेलल रिट्रीट चल रही है, विच मीन्स कि मेरा जो माउंटेन है वो थिन एंड थिनर होता जा रहा है, ठीक है। तो ये होता है पैरेलल रिट्रीट। अपर स्लोप है, ये रिट्रीट ऑफ द क्लिफ होगा। ये अगर इसी सेम स्लोप पे रहता है पैरेलल रिट्रीट है। अगर ये स्लोप मेरा डिक्लाइन होता है तो मैं इसको डिक्लाइन रिट्रीट बोल देती हूँ। पैरेलल का मतलब है कि एंगल चेंज नहीं हुआ है, और अगर एंगल चेंज होता है दैट वुड गो इनटू द डिक्लाइनिंग रिट्रीट, ठीक है। वेरी सिंपल, इजी बीजी, कुछ भी टफ नहीं है इसके अंदर, ठीक है। दिस इज हाउ इट इज़ हैपनिंग। ये पैरेलल रिट्रीट है, सेम एंगल है ना, बिल्कुल देखो आप यहाँ से अगर एंगल लोगे इन सब का सेम है, तो अगर इस तरीके से सेम एंगल में ये रिट्रीट मीन्स कट डाउन होता है तो दैट इज पैरेलल। अगर इसका एंगल देखो चेंज हो रहा है ना, अगर एंगल चेंज होता है तो इसको हम बोलते हैं डिक्लाइन रिट्रीट, ठीक है। वॉट एवर रिट्रीट डिक्लाइन और पैरेलल इज हैपनिंग, यहाँ पे मेरा पेडिमेंट फॉर्मेशन हो रहा है क्योंकि ये पीछे की तरफ जा रहा है, तो मेरा पेडिमेंट फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये है मेरी इसकी रिट्रीटमेंट की। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आ जाओ कि इन्होंने ओल्ड मेच्योर एंड यंग स्टेजेस क्या बताया था। सबसे पहले बात करते हैं अपलिफ्टमेंट की। तो जिस तरीके से डेविस ने बोला था, एलसी किंग ने भी सेम वही चीज़ बोली कि एक सडन अपलिफ्टमेंट होगा, ठीक है। तो अपलिफ्टमेंट का एक बिल्कुल स्टेज अलग दिखाया है, सडन अपलिफ्टमेंट होगा, और एक बार अपलिफ्टमेंट हो गया उसके बाद में मेरा जो कटिंग डाउन है, इरोजन है, वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उनका जो साइकिल ऑफ पेडिप्लेनेशन था, इसमें इन्होंने दो ही चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस करा था, स्कार्प रिट्रीटमेंट और पेडिप्लेनेशन। स्कार्प रिट्रीटमेंट क्या हो गया कि ये माउंटेन मेरा इस तरीके से कट डाउन हो रहा है, और पेडिप्लेनेशन क्या हो गया कि पूरा एकदम प्लेन एरिया हो जाएगा। जितने भी मेरे छोटे छोटे प्लेन एरियाज होंगे वो सब एक साथ मिलके एक बड़ा प्लेन एरिया बना लेंगे, एक बड़ा बेस लेवल ऑफ इरोजन तक का एरिया बन जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, ओके। तो अभी देखो इनका यूथ स्टेज में क्या बोला उन्होंने, यूथ स्टेज में बोला कि अभी क्या हो रहा है, एकदम माउंटेन का अपलिफ्टमेंट हुआ है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि एकदम मेरा स्लोप बहुत हाई है, विच मीन्स मेरा अभी क्या होगा, वैली डीपनिंग होगी। अभी फर्स्ट फेज के अंदर, यूथ स्टेज के अंदर वैली डीपनिंग होती है, जिसकी वजह से गॉर्जेस एंड कैनियंस मिलते हैं बहुत ज़्यादा। जैसे जैसे धीरे धीरे स्लो डाउन होता जाएगा, वैली स्लोप जो है एक कांस्टेंट स्लोप एंगल के द्वारा कैरेक्टराइज्ड होते हैं, कि उनका एक कांस्टेंट इस तरीके से स्लोप बनता जाएगा, ठीक है। जो हमारे वैली स्लोप्स होते हैं दे आर कंट्रोल बाय द फिजिकल प्रोसेसेस, की स्लोप कितना है, इसका कम स्लोप है, ज़्यादा स्लोप है, लिथोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब उसका स्ट्रक्चर कैसा है, कौन सी रॉक से बना हुआ है, वो कितनी जल्दी उसकी कटिंग डाउन हो रही है, नहीं हो रही है। इवेंचुअली क्या होगा कि जो डाउन कटिंग है वो धीरे धीरे लेस एक्टिव हो जाएगी। सेम चीज़ डेविस ने भी बोला था कि विद टाइम जैसे जैसे ये जो हमारी वी शेप वैलीज़ हैं, ये मेरी आई शेप वैलीज़ या फिर मेरी यू शेप वैलीज़ के अंदर टर्न होना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप वैली देखते हो तो वैली का बॉटम किस तरीके से दिखाई देता है, ऐसा होता है ना, लाइक दिस होता है। तो ये क्या हुआ, एक स्मॉल पेडिमेंट यहाँ पे बनना स्टार्ट हो गया है। तो यही डेविस ने बोला कि धीरे धीरे डाउन कटिंग वी शेप से हटके ये यू शेप में आना स्टार्ट हो जाएगा, और यहाँ पे वैली पे मेरा स्मॉल पेडिमेंट बनना स्टार्ट हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये पेडिमेंट मेरा इस तरीके से आगे की तरफ, लेट मी जस्ट शो यू, ठीक है, लेट जस्ट से कि दिस इज माई यू रिवर वैली, ठीक है, ये मेरा पेडिप्लेंट। अब क्या हो रहा है कि ये माउंटेन इस तरीके से स्लोप पैरेलल रिट्रीट में चलता जाएगा, और मेरा जो पेडिमेंट है वो यहाँ पे इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। दिस इज़ व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से, कि सिमिलरली इस तरीके से क्या होगा कि पेडिमेंट मेरा इंक्रीज हो रहा है और मेरी पैरेलल रिट्रीट हो रही है। तो ये इन्होंने बोलना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला कि अभी पेडिप्लेन का नाम नहीं आया, अभी यही बोल रहे हैं कि अभी वैली का फ्लोर है ना वो थोड़ा सा प्लेन हो गया, ठीक है, वो अब वहाँ पे पैरेलल रिट्रीट स्टार्ट होगा।
तो क्या बोला इन्होंने कि अभी क्या होगा कि जो छोटे छोटे ना कुछ ऐसे स्टीप साइडेड हिल्स बनना पीछे रह जाएंगी, उनको हमने इंसेलबर्ग बोल दिया। जो राउंडेड इंसेलबर्ग्स होती है उनको बोनहार्ट्स बोलते हैं। और कैसल कैनोपीज हमने किसको बोला था, जो मेरा रॉक डेब्री का एक माउंड बन जाता है उसको हमने कैसल कॉपीज बोल दिया था। सेकेंड स्टेज आया मेच्योर स्टेज। मेच्योर स्टेज के अंदर क्या होता है, डेविस में क्या हुआ था कि डीपनिंग बंद हो गई है, लेटरल इरोजन स्टार्ट हो गया, मतलब वैली अब डीप नहीं हो रही है, वैली अब चौड़ी हो रही है। तो यही चीज़ मेच्योर स्टेज में किंग ने भी बोला कि अभी मेरा एक्टिव वैली डीपनिंग जो थी वो एब्सेंस है, अभी वो नहीं है। अब क्या हो रहा है, मेरा इनिशिएशन ऑफ लेटरल इरोजन हो रहा है। इसमें इन्होंने क्या बोला कि वैली जो साइड स्लोप्स हैं वो बैकवर्ड रिट्रीट, जैसा कि एग्जैक्टली मैंने आपको भी बताया कि ये अगर मेरा यू स्लोप है तो क्या होगा, ये इस तरीके से बैकवर्ड साइड में रिट्रीट होना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन इसका एंगल जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। जब एंगल चेंज नहीं होगा तभी तो वो पैरेलल रिट्रीट बना है, समझ आ रहा है, ठीक है। पेडिमेंट जो था वो क्या बताया था इन्होंने कि 5 to 10 डिग्रीज के अंदर फॉर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। और पेडिमेंट कौन से शेप के होंगे, कॉनकेव शेप में होना स्टार्ट हो जाएंगे। कंटिन्यूसली इरोजन होगा, वेदरिंग रिजल्ट जो है वो, मतलब वेदरिंग के बाद में क्या होगा कि जो इंसेलबर्ग्स हैं उनका कंटिन्यूसली वेदर्ड होते रहेंगे, तो वो भी या तो साइज में बहुत छोटे हो जाएंगे या बिल्कुल ही गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी इरोजन बढ़ रहा है लेकिन वर्टिकली नहीं बढ़ रहा, वो लेटरल बढ़ रहा है, विच मीन्स कि वो इस तरीके से पेडिमेंट को इंक्रीज कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज माई मेच्योर स्टेज, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्वेक्स हो गया और ये कॉनकेव स्लोप हो गया है, ठीक है। इसको ध्यान रखना, व्हाट इज कॉन्वेक्स एंड व्हाट इज कॉनकेव स्लोप, इसको ध्यान रखना है बस, ओके। फिर ग्रेजुअली क्या होगा कि अभी क्या होगा, इरोजन कंटिन्यूसली हो रहा है, टाइम आगे बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होगा, जो छोटे बड़े माउंट्स वगैरह होंगे, जो कैसल कॉपीज होंगी, जो इंसेलबर्ग्स होंगे, वो धीरे धीरे गायब होना स्टार्ट हो जाएंगे। गायब होने का मतलब क्या है कि वो इरोड हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये प्लेन एरिया था, बीच में छोटे छोटे से अगर इस तरीके से इंसेलबर्ग्स थे और अगर ये गायब हो गए तो अब क्या हो गया, मेरा एक पूरा प्लेन एरिया बन गया है, विच मीन्स मेरा एक पूरा एक इतना एक्सटेंसिव फ्लैट सरफेस बन गया है मेरा। बाकी जो छोटे छोटे मेनी पेडिमेंट्स थे उन सबको ज्वाइन करके बीच में जो इंसेलबर्ग थे वो हट गए, जो अनइवन सरफेस थी वो रिड्यूस हो गई है, तो एक पूरा एक्सटेंडेड फ्लैट सरफेस बन गया है, जिसको किंग ने बोला था पेडिप्लेन। दिस पेडिप्लेन इज व्हाट डेविस ने पेनिप्लेन बोला था और जो पेंक ने हमारा एंड्रफ बोला था, ठीक है। ये सेम चीज़ है, ये सेम चीज़ है, बस नाम अलग है, ठीक है, ओके। ये भी थोड़ी बात तो वो भी ऐसा तो है नहीं कि सारे इंसेलबर्ग्स चले जाएंगे, हल्के फुल्के माउंट्स तो रहेंगे ही, जैसा कि हमारे पेनिप्लेन के अंदर भी रह रहे थे। तो ये हो गया। तो इन्होंने बोला था कि इस तरीके से जो डिफरेंट पेडिमेंट्स बनेंगे इवेंचुअली वो सारे एक दूसरे से जॉइंट हो जाएंगे और ये मेरा पेडिप्लेनेशन बन जाएगा, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ नॉन एज दिस साइकिल ऑफ पेडिप्लेनेशन। पेडिप्लेनेशन का साइकिल इसीलिए बोलते हैं। तो ओल्ड स्टेज में क्या हुआ, जितने भी इंसेलबर्ग्स थे गायब हो गए, जितने भी लो एंगल पेडिमेंट थे सब एक दूसरे से आपस में जुड़ गए और उन्होंने एक बड़ा एक्सटेंसिव पेडिप्लेन बना लिया, ठीक है। दैट वॉज वॉट द किंग वॉज सेइंग। वेरी सिंपल है, कोई इजी बिजी, एकदम इजी बिजी है, टफ नहीं है, बट हमको बस ये ध्यान रखना है कि हाँ ये यहाँ पे जनरली स्लोप की बात कर रहा है और ये पैरेलल रिट्रीट की बात कर रहा है। ये दो चीज़ें थोड़ी सी इसमें ध्यान रखनी है अपने को। किंग का क्रिटिसिज्म क्या है, सबसे पहले तो क्योंकि किंग ने क्या करा कि एक बहुत एरिया लिमिटेड कर दिया था, कि मेरे अफ्रीकन एक्सपीरियंस से उन्होंने सारा बताया कि तो ऐसे ही होगा। दूसरा क्या था कि इन्होंने बोला था कि यार यू रिमेंबर दैट फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने हाईलाइट करी थी, जिसको हमने एक एक ब्रेक करके एक्सप्लेन करा था। इन्होंने क्या बोला था कि कोई भी एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप होगा। तो अभी ये तो खुद में स्टेटमेंट डाउटफुल लग रहा है कि एनवायरमेंटल कंडीशंस अगर चेंज हो गई तो मतलब है कि डेंडुएशनल एजेंट जो है वो चेंज नहीं हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, तो उसमें सिमिलर टाइप का लैंडफॉर्म कैसे बनेगा, ये क्वेश्चनेबल था। थर्ड था कि ये जो इतना एंटीक पेडिप्लेनेशन बता रहे हैं कि इतना वास्ट एक्सटेंसिव एरिया बन जाएगा, डिफरेंट छोटे छोटे पेडिमेंट आपस में जुड़ जाएंगे, ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल रहा। इसके बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो कि हमारे सिग्नेचर्स नहीं मिले, ठीक है। तो ये इन कंक्लूजन हमारा डेविस, पेंक एंड किंग का साइकिल है। डेविस एक बार फटाफट से रिवाइज करा दूँ। डेविस ने क्या बोला था कि सडनली पहले अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद में मेरा इरोजन स्टार्ट होगा। तो यूथ, मेच्योरिटी एंड ओल्ड स्टेज आएगा। यूथ के अंदर वैली डीपनिंग होगी, मेच्योरिटी के अंदर वैली वाइडनिंग होगी। धीरे धीरे मेरा जो समिट डिवाइड समिट है
जो मेरा टॉप है वो धीरे धीरे इरोड होने लग जाएगा हेडवर्ड इरोजन की वजह से। एंड इवेंचुअली ओल्ड स्टेज के अंदर जब मेरा बहुत कम स्लोप हो जाएगा, जितना भी मटेरियल यहाँ पे इरोड हुआ था ट्रांसपोर्ट हो गया, यहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा और ये पूरा मेरा माउंटेन प्लेन जो है दिस विल कीप ऑन कटिंग डाउन और ये मेरा पेनी प्लेन बना लेगा। पेंक ने क्या बोला था कि पहले वैक्सिंग होगा, तो इनका पेंक ने, डेविस ने जो बोला था कि सडन अपलिफ्टमेंट होगा, ये चीज़ पेंक ने कैंसिल आउट करी थी। पेंक ने बोला अपलिफ्टमेंट और इरोजन साथ साथ चलेंगे, तो उसको उन्होंने वैक्सिंग डेवलपमेंट दिया था। वैक्सिंग के बाद इन्होंने बोला था वेनिंग की। अभी एक बार अपलिफ्टमेंट बिल्कुल खत्म हो गया है, अब सिर्फ इरोजन काम करेगा। जब इरोजन काम करेगा तो पहले लेटरल करे, पहले थोड़ा डीप करेगा, उसके बाद में लेटरल इरोजन होता जाएगा। एल्टीट्यूड ऑफ मेन फ्लोर वैली जो है वो इंक्रीज होता जाएगा। जो डिवाइड समिट है उसका जो मेरा ये एल्टीट्यूड है, जो मेरा रिलेटिव एल्टीट्यूड है वो कंटिन्यूसली कम होता जाएगा एंड इवेंचुअली एक प्लेन सरफेस बन जाएगा जिसको हमने एंड्रफ बोला था। प्राइमरी बेस को इन्होंने क्या बोला था, प्राइमर रफ बोला था कि ये मेरा प्राइमर रफ होगा यहाँ पे, ठीक है। किंग ने क्या बोला है, अभी अभी हमने पढ़ा है कि पहले अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद यूथ मेच्योरिटी एंड ये साइकिल आएगा एंड इवेंचुअली मेरा पेडिप्लेन बन जाएगा। बट यू सी कि इन्होंने पेडिप्लेन यहाँ पे भी दिया है, ठीक है, इन बिटवीन द मेच्योरिटी एंड द ओल्ड स्टेज। व्हाट डज इट से कि यहाँ पे जो वैली वाइडनिंग हो रही है ना, इसको उन्होंने पेडिप्लेन बोला है कि वैली वाइडनिंग हो रही है, पैरेलल रिट्रीट हो रही है एंड इवेंचुअली सारे छोटे छोटे पेडिप्लेन बन के एक बड़ा एक्सटेंसिव पेडिप्लेन बना लेंगे, ठीक है। दैट वाज इट। किंग और डेविस की सिमिलरिटीज़ क्या है, सबसे पहले तो दोनों ने बात करी थी अपलिफ्टमेंट की, दोनों ने बोला सडन अपलिफ्टमेंट होगा, तो क्रिस्टल स्टेबिलिटी एंड अपलिफ्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो किंग का डेविस के बिल्कुल बराबर है। उसके बाद में इन्होंने बोला था कि जो साइकिल ऑफ पेडिप्लेनेशन है वो ट्विन प्रोसेस से होता है, स्कार्प रिट्रीटमेंट एंड पेडिमेंटेशन से। और उसमें क्या होगा कि एक रैपिड रेट ऑफ अपलिफ्टमेंट होगा, उसके बाद में क्रिस्टल स्टेबिलिटी हो जाएगी, जो होता नहीं है, टेक्टोनिक स्टेबिलिटी होती नहीं है, कभी भी होती नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ अलग थी। इवेंचुअली बात दोनों ने वही बोली, डेविस ने बोला पेनिप्लेन बनेगा, किंग ने बोला कि पेडिप्लेन बनेगा। हमने बोला ठीक है, बात तो दोनों सेम ही है, आपने एक को इन्नू और एक को बिन्नू बोल दिया है, नाम तो सेम ही है, ठीक है। तो ये दोनों का साइकिल बस स्टेज भी सेम था, यंग मेच्योर एंड ओल्ड, सेम साइकिल आ रहा था। डिफरेंसेस क्या थे, डिफरेंसेस ये थे कि डेविस ने बोला था कि मेरा जो पेनिप्लेन बन रहा है वो डाउन वेस्टिंग मतलब कंटिन्यूस इरोजन की वजह से बन रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस इरोजन हो रहा है। लेकिन किंग ने बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो डिफरेंट पेडिमेंट जो बन गए हैं जिनमें इंसेलबर्ग्स और जो मेरी कैसल कॉपीज़ थी वो हट जाएंगी और फिर मेरे डिफरेंट पेडिमेंट्स एक बड़ा पेडिमेंट बना लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि सेवरल पेडिमेंट आपस में मिलकर मेरा पेडिमेंट प्लान बनाएंगे। हमने कहा ठीक है भाई, बात तो सेम ही है बट बोलने का तरीका अलग है। डेविस ने बोला था कि एक बार अगर पेनिप्लेन बन गया तो फिर उसमें कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता जब तक कि हमारा निक पॉइंट नहीं आता, रीजनरेशन नहीं होता। रीजनरेशन कब हो रहा था, हमारा टेक्टोनिकल इनस्टेबिलिटी के अंदर हो रहा था। लेकिन किंग ने बोला कि नहीं नहीं, मेरा तो जो पेडिप्लेन है वो आगे भी बढ़ता रहेगा, हेडवर्ड उसमें ग्रोथ होती रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ डिफरेंसेस थे किंग और डेविस के। वेल जनरली ना आप देखो, अगर आपको समझ आ गया है डेविस, पेंक एंड किंग, तो अभी अगर मैं आपको किसी में भी पूछ लूँ, डेविस और पेंक में पूछ लूँ, डेविस और किंग में पूछ लूँ, किंग और पेंक में पूछ लूँ, किसी में भी पूछ लूँ, आप इसको इजीली बता सकते हो कि तीनों में क्या डिफरेंस है, तीनों में क्या सिमिलरिटीज़ हैं, तीनों ने क्या सेम चीज़ के लिए कौन सा डिफरेंट नेम यूज़ करा था, राइट। सो वेल विद दिस अवर साइकिल ऑफ इरोजन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट डन होता है। आई होप आपको तीनों कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। एंड एज यू नो कि वी आर स्टार्टिंग अ कोर्स ऑन ज्योग्राफी ऑप्शनल, सो वी आर स्टार्टिंग इट फ्रॉम द 25th October, यू कैन ज्वाइन इट एनी टाइम इन बिटवीन। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं विच एंड दीज आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स इन द जियोमॉर्फोलॉजी, अगर आपको ये समझ आ रहे हैं यू प्लीज़ कैन ज्वाइन द कोर्स एंड एक उसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप इसे किसी भी टाइम यूज़ कर सकते हैं। कुछ मेजर जो क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं कि कंटेंट किस में होगा, देखो हम आपको अगर अभी जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ आ रहा है हिंदी के अंदर, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन होता है कि क्या हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, मतलब हमको आता है बट हम उसे आंसर में कैसे लिखें। तो आई टोटली अंडरस्टैंड कि इनिशियली वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है, बट उस पर वी विल वर्क ऑन दैट, वी विल टेक मॉक क्वेश्चंस, वी विल टेक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड वी विल नो कि अच्छा ये क्वेश्चन पूछा है, इसको इस तरीके से फ्रेम करना है और इसमें क्या हमें लिखना है। वेरी सून वी विल डू सम एनालिसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑल्सो, सो यू कैन टेक अ क्लू फ्रॉम दैट ऑल्सो। एंड इसके अलावा
जियोग्राफी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है केस स्टडीज़, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं मैप्स, डिफरेंट डायग्राम्स, तो इन सब का बहुत अच्छी तरीके से इंक्लूजन करा गया है कोर्स के अंदर। सो अगर आपको कुछ फर्दर इन्फॉर्मेशन भी चाहिए, सो यू कैन एक्चुअली क्लिक ऑन द लिंक एंड यू कैन गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम दैट। अगर आप पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो आई हैव एन हैंडल ऑन इंस्टाग्राम little_simple_buddha, आप मुझे यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ इट, दैट्स इट, आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट। जय हिंद।